हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर ले ताकि आने वाले सभी वीडियो को नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 का इकोनॉमिक्स का, जो आपका 13 सितंबर को आपका जो वीकली टेस्ट होने वाला है उसके लिए हमारा वीडियो का ही सेट 2 होने वाला था। अगर सेट 1 अगर आप नहीं देखें तो ज़रूर देख लीजिएगा। इसमें हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं आय और रोजगार का निर्धारण चैप्टर, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका MCQ क्वेश्चन। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जब बाजार का नियम किसने प्रस्तुत किया? तो याद रखिएगा आपका JB से ने किया है। ठीक है, JB से ने किया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, JB से का बाजार नियम किस पर लागू होता है? तो याद रखिएगा उपरोक्त A और B दोनों पर लागू होता है, मतलब वस्तु विनिमय दर और मुद्रा विनिमय दर। आगे यदि हम लोग देखते हैं, पूरा प्रतिष्ठित सिद्धांत यह मानकर चलना होगा कि जो कुछ बचाया जाता है वह पूर्ण रोपण विनियोग कर दिया जाता है। ये इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, बोला प्रतिष्ठित सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो याद रखिएगा आपका ऑप्शन A और ऑप्शन B दोनों सही होगा। अर्थव्यवस्था सदैव पूर्ण रोजगार की स्थिति में रहती है और अति अथवा न्यून उत्पादन असंभव है। तो ऑप्शन नंबर C, A और B दोनों हो जाएगा। आगे यदि देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा बोल रहा है जो पूर्ति स्वयं मांग का सृजन करती है, यह कथन किसका है? तो याद रखिए यह कथन किसका है? JB से का है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर बोल रहा है ट्रेंड इकोनॉमी पॉलिटिक नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो याद रखिएगा आपका JB से है। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर B हो जाएगा, JM किन्स ने लिखा है। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, किन्स का रोजगार सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? तो याद रखिएगा आपका प्रभावपूर्ण मांग पर निर्भर करता है। आगे देखते हैं, एक खुली अर्थव्यवस्था में सामूहिक मांग में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व है? तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर D, उपरोक्त सभी हो जाएगा, उपभोग, निवेश, सरकारी व्यय एवं शुद्ध निर्यात। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, किसी तत्व को किन्स ने स्थिर माना है? तो याद रखिएगा आपका कुल पूर्ति फलन को। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 11 देखिए, 11 क्या बोल रहा है, एक निश्चित समय अवधि में अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य को हम लोग क्या बोलते हैं? तो याद रखिए कुल मूल्य को हम लोग समग्र पूर्ति बोलते हैं। आगे देखिए केन्सियन विचारधारा के अंतर्गत आय के संतुलन का निर्धारक निम्न में से कौन है? तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सामूहिक मांग और सामूहिक पूर्ति, ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, आय के संतुलन स्तर होते हैं? तो आय का संतुलन स्तर होता है बचत और निवेश के बराबर होता है। आगे यदि देखते हैं, आय एवं उत्पादन के संतुलन स्तर पर सामूहिक मांग में वृद्धि होने से निम्न में से किस में वृद्धि हो जाती है? तो कौन सा वृद्धि हो जाता है? तो याद रखिएगा आपका रोजगार, आय और उत्पादन सभी वृद्धि हो जाता है, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोला, उपभोग फलन का विचार किसने प्रतिपादित किया है? तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका किन्स ने प्रतिपादित किया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है, उपभोग जो निर्भर है करता है किस पर निर्भर करता है? तो आय पर निर्भर करता है, जितना ज़्यादा इनकम उतना ज़्यादा उपभोग। निवेश का निर्धारक तत्व कौन सा है? तो निवेश का जो निर्धारक तत्व है वो पूंजी की सीमांत क्षमता और ब्याज के दर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है किन्स के अनुसार विनियोग से क्या अभिप्राय है? तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा वास्तविक विनियोग से। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा वास्तविक निवेश है? तो कौन सा वास्तविक निवेश है? तो याद रखिएगा भवनों का निर्माण है क्या हमारा वास्तविक निवेश हो जाएगा। आगे देखते हैं, विनियोग गुणक का विचार दिया गया। विनियोग जो गुणक है उसका विचार किसने दिया? तो किन्स ने दिया। गुणक और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का जो संबंध है तो क्या है, कौन सा संबंध है? तो याद रखिए इसका राइट आंसर सीधा संबंध है। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है, जो कौन सा कथन बिल्कुल राइट है? तो याद रखिएगा MPC प्लस MPS इक्वल टू 1, ये बिल्कुल राइट कथन है। आगे यदि देखते हैं 23 क्या बोल रहा है, जो APC प्लस APS बराबर इक्वल टू क्या होता है? तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर B 1 हो जाता है। MPC प्लस MPS बराबर क्या होता है? तो याद रखिएगा आपका 1 होता है। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहा है, गुणक को निम्नलिखित में से किस सूत्र द्वारा व्यक्त किया जाता है? तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका K बराबर डेल्टा वाई डिवाइड बाई डेल्टा आई। आगे देखते हैं, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का मूल्य क्या होगा यदि सीमांत बचत प्रवृत्ति 0.2 है? तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 0.8 हो जाएगा, क्योंकि 1 में से 0.2 घटा देंगे, 1 में से 0.2 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 0.8 आ जाएगा। आगे यदि हम लोग देखते हैं
सीमांत उपभोग प्रवृत्ति एक हो तो गुणक क्या निकलेगा, तो याद रखिए गुणक क्या निकलेगा, अनंत निकल जाएगा। आगे देखते हैं को बोल रहा है कीन्स की अर्थव्यवस्था में न्यून मांग की दशा में निम्नलिखित में से किस नाम से पुकारा जाता है, तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा अपूर्ण रोजगार संतुलन। अतिरिक्त मांग उत्पन्न होने से कौन सा कारण होता है, तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन बोल रहा है 30 यहाँ पे जो घरेलू अर्थव्यवस्था में शामिल है। घरेलू अर्थव्यवस्था में क्या शामिल है, उत्पादक क्षेत्र, परिवार क्षेत्र, शासकीय क्षेत्र, उपयुक्त सभी। किन्स के अनुसार अति उत्पादन और बेरोजगारी का मुख्य कारण कौन सा होगा, तो याद रखिए इसका राइट आंसर जो कुल मांग में कमी। आगे देखते हैं अगर बोल रहा है बेरोजगारी की समस्या का तात्पर्य क्या है, तो बेरोजगारी की समस्या का तात्पर्य क्या है, ऐच्छिक बेरोजगारी की समस्या से अनैच्छिक बेरोजगारी की समस्या, तो ऑप्शन नंबर सी और बी दोनों हो जाएगा। आगे यदि देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोल रहा है किन्स के अनुसार बेरोजगारी दूर की जा सकती है, तो समग्र मांग बढ़ाकर। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 क्या बोल रहा है मंदी दूर करने के लिए किन्स का विचार में क्या कहा जा सकता है, तो सार्वजनिक आय को बढ़ाना चाहिए। तो इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।